पादपों में जनन किस प्रकार होता है। बच्चों, आप पुष्पीय पादप के बारे में तो जानते ही हैं और आप इनके विभिन्न भागों के बारे में भी जानते हैं। जड़, तना, पत्तियां कायिक अंग कहलाते हैं और आप यह भी जानते हैं कि अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आप सभी ने आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा। बाद में ये पुष्प रसीले आमों में बदल जाते हैं और आप गर्मियों के मौसम में इन स्वादिष्ट आमों का आनंद लेते हैं। अक्सर हम फलों को खाकर उनके बीजों को फेंक देते हैं और ये बीज अंकुरित होकर नए पादप बनते हैं। पर क्या सभी पादप बीजों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। आइए सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के द्वारा ही पादप उत्पन्न कर सकते हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं: कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। आइए एक एक करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपने क्या कभी गन्ने, आलू, गुलाब के बीज देखे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, हमने इनके बीज तो नहीं देखे। तो फिर ये किस प्रकार से नए पादपों का जनन करते हैं या नए पादप उत्पन्न करते हैं? तो अलैंगिक जनन में अनेक प्रकार की विधियां हैं, जिनमें से एक विधि है कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती या कली, जिसे मुकुल भी कह सकते हैं, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आलू के कलिकाएं वाले भाग को काटकर दोबारा उगाने से आलू का नया पादप उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार मनी प्लांट, गुलाब और गन्ने के नए पादप भी प्राप्त किए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन का एक और उदाहरण है, जिसे कि ब्रायोफिल्म भी कहा जाता है। पत्थर चट्टे की पत्ती के किनारे पर गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शक्करकंद और डालिया। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं और बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। इस प्रकार कायिक प्रवर्धन एक प्रकार से लाभदायक भी है। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि भी होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। आइए हम अब अगली विधि मुकुलन के बारे में पढ़ें। आप पहले ही यीस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। यीस्ट एक एकल कोशिकीय जीव है। आइए हम देखते हैं ये जनन कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखेंगे। इस प्रक्रम के लिए हमें चाहिए यीस्ट पाउडर, चीनी और जल, जो कि आपको किसी बेकरी या केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच चीनी को घोल दें और अब उस पात्र को एक कमरे के गर्म भाग में 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखें। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। यीस्ट कोशिका के बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाते हैं। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बनती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय बाद बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। आइए अगली विधि खंडन के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लें।
तालाबों या ठहरे हुए पानी में हरे रंग के तैरते हुए अपपंखी गुच्छे शैवाल होते हैं। जब जल में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। आइए इसे देखते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं के कारण कवक उग जाते हैं। तो हमारी अगली विधि है बीजाणु निर्माण। कुछ पादपों में बीजाणु बनाने वाले कुछ खास अंग होते हैं जिन्हें बीजाणुधारी पुंज कहा जाता है। आपने डबल रोटी पर रुई के जाल को देखा है। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखा जा सकता है। जब ये बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो हल्के होने के कारण हवा में तैरकर दूर तक पहुंच जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए ये एक कठोर आवरण से ढके रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाने पर ये बीजाणु नए जीव विकसित कर सकते हैं। मॉस और फर्न भी बीजाणुओं द्वारा ही जनन कर सकते हैं। आप एक फर्न के पौधे में बीजाणुधारी पुंजों को देख पा रहे हैं जिनमें से कि बीजाणु उत्पन्न होते हैं।